सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, मामला ये है कि कराची में इस वक्त तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है। हमने ये देखा कि पिछले चंद महीनों से गुजर नाला, औरंगी नाला और मुख्तलिफ इलाकों में जो तजावुज़ात हैं उनको गिराया जा रहा था। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अहकाम दिए, वो तमाम रफाई प्लाट्स पर या फुटपाथ पर या सरकारी जगहों पर जो तामीरात की गए हैं उनको भी गिराया जाने के अहकाम दे दिए गए। लेकिन उनमें एक बहुत बड़ा जो अलादीन पार्क के साथ मुल्हिका पवेलियन एंड क्लब है उसको भी गिराया गया। वहाँ पर दुकानें ख़त्म की गई। वो एक बड़ा प्रोजेक्ट था जो साल से लोग वहाँ पर मौजूद थे, वो गिरा दिया गया क्योंकि वो गैर कानूनी तामीरात के ज़ुमरे में आता था। और उसके बाद अब एक और सुप्रीम कोर्ट ने अहकाम दिए तारिक रोड के करीब शाहरा कायदीन पर नस्ला टावर का, और जिसको गिराने के अहकाम में ये भी कहा गया कि वो कमिश्नर कराची अपनी तहवील में ले लें और उसके बाद जो बिल्डर हैं वो तमाम अलॉटीज़ को पैसे दें और ये इसको गिराया जाए। एक बहुत बड़ा मंसूबा है और यहाँ पर करोड़ों रुपए के जो ये फ्लैट्स हैं या जो घर हैं लोगों को वो डिलीवर होना है, और उसके नतीजे में अब ये खासा एक बड़ा नुकसान हो रहा है। 2 दिन पहले आबाद जो बिल्डर एसोसिएशन के एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, वहाँ से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अभी आबाद ने यह कहा कि जिस तरह से बहरिया टाउन या बाकी कई जगहों पर इस तरह से इंसानी बुनियादों पर यह मामला किया गया है कि वहाँ पर लोगों का जमा पूंजी पूरी ज़िंदगी की लगी हुई है, क्योंकि अपना घर बनाने के लिए तो लोग तमाम तर ज़िंदगी जमा पूंजी लगा देते हैं। जो बिल्डर्स हैं उनका तमाम तर पैसा ऐसे प्रोजेक्ट्स में जा चुका है। ये जब अप्रूव हुआ था उस वक्त ये चीज़ों को रोका जाना चाहिए था, जब ये नक्शे बन रहे तो उस वक्त रोका जाना चाहिए था। तमाम वो ऑफिसर्स, तमाम वो जो लोग हैं वो तो निकल गए। अब जो नज़ला गिर रहा है वो बिल्डर पर है या फिर जिन लोगों ने ख़रीदारी की है उन पर है। तो इसलिए इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इन चीज़ों को देखा जाए कि ऐसी बिल्डिंग्स को, ऐसी चीज़ों को न गिराया जाए। भारी जुर्माना किया जा सकता है और जुर्माने के बाद अगले आने वाले दिनों में ऐसी सख्त कवानीन बने और इस किस्म की कोई तामीरात ना हो। लेकिन अगर इस तरह से गिराया गया तो फिर कराची में शायद ही कोई घर बच सके, कोई बिल्डिंग बच सके, कोई प्लाजा बच सके, कोई दुकान बच सके। ये तमाम तर सूरत हाल हमारे सामने, हम बात भी करें। चेयरमैन आबाद फयाज़ इलियास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फयाज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का सर हमें ज्वाइन किया है। अब्दुल करीम साहब ने फॉर्मर चेयरमैन आबाद हैं, उनसे भी इस सूरत हाल पर बात करेंगे कि ये कैसे इतनी बड़ी बिल्डिंग्स बन जाती हैं और बाद में जब बन गई हैं तो अब सूरत हाल क्या हो सकती है। इस तमाम तर मामले पर बशीर सिद्दीकी साहब से भी हम रब्ता करने की कोशिश करेंगे। सीनियर डायरेक्टर हैं महकमा इंसदाद तजावुज़ात KMC के, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन फयाज़ इलियास साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। सर, आप क्योंकि चेयरमैन हैं, मौजूदा तमाम बिल्डर एसोसिएशन जो पूरे पाकिस्तान है उसको हेड कर रहे हैं, ये एक बड़ा मुश्किल सा मरहला है कि एक जानिब ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जहाँ पर लोगों की ज़िंदगी भर की जमा पूंजी लग गई है, और यहाँ जो वो लोग हैं जिन्होंने ये बिल्डिंग आबाद की है वो आप ही के मेंबर हैं उन लोगों का। लेकिन मसला ये कि ये भी एक तजावुज़ात के ज़ुमरे में आ गया है कि फुटपाथ भी इससे गया, सरकारी जगह भी गई। तो अब हल क्या है फयाज साहब? फयाज़ इलियास साहब से दोबारा हमसे रब्ता करते हैं। मेरे ख्याल में कुछ डिस्टॉर्शन आ रही है उनके लाइन में। फयाज़ साहब से बात करते हैं। अब्दुल करीम साहब भी हमारे साथ मौजूद है, उतनी देर उनसे बात करते हैं। जी फयाज़ साहब, समझने की जरूरत है। इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो ऑर्डर किया गया, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है जिसमें ये इनका कहना है कि इसको डिमोलिश किया जाए। देखिए, डिमोलिशन जो है किसी चीज का ये एक हतमी सोल्यूशन नहीं है। अगर हम माजी में भी देखें तो इसी किस्म के जो है वो फैसले किए गए और बिल्डिंग्स को जो है डिमोलिशन किया गया, बिल्डिंग को जो है वो डिमोलिश किया गया, और उसके तहत जो है आज देखें कोई उसका जो है पुरसान हाल नहीं है। ना वहाँ पे जो अलॉटीज हैं, जो इनकी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं, वो उनको वापस मिल सकी। तो उस लिहाज से जैसे अभी भी इस वक्त जो ऑर्डर किया गया है कि इस बिल्डिंग को डिमोलिश किया जाए, हम समझते हैं कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इनको अपने फैसले पे जो है नजर सानी की जरूरत है, और उसमें इस चीज की जरूरत। अच्छा, फयाज साहब से हम बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को किस तरह से इन चीज़ों को देखना है। अच्छा, बशीर सिद्दीकी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है।
बशीर सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये अब क्या अहकामात जो सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं, बाकी आपने पवेलियन एंड क्लब है या अलादीन पार्क का जो तजावुज़ात है वो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद वो गिराएं, अब ये भी एक मामला वो वैसा ही है कि एक तजावुज़ात हैं, अब इसको गिराने का कोई प्लान है नहीं है, क्या तरीकाकार इस वक्त अपनाया जा रहा है? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, आप बात करें अलादीन पार्क की, अलादीन पार्क के लिए सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम जो है उसका एक मुख्तसर सा लेकिन बड़ा वाज़ेह किस्म का ऑर्डर है कि कोई भी कराची के अंदर पार्क में किस्म की कमर्शियल एक्टिविटीज नहीं हो सकती। बिल्कुल सेम इसी तरह किसी नाले के ऊपर, सेम इसी तरीके से किसी भी एसटी प्लॉट के ऊपर। अगर आपने देखोगा आज से तकरीबन 2.5 से 3 साल पहले हमने ऑपरेशन में अपनी ही दुकानें जो लीज पे और रेंट पे दी हुई थी, जो कि आप देख रहे होंगे प्रेस मार्केट, आपने देखा होगा कि खुदा आपका भला करे हमारे जो है चिड़ियाघर पे गार्डन, बिल्कुल इसी तरीके से आराम बाग पे और इसी तरीके से लुंडा बाजार आप देखते हैं वो आपने वो देखा होगा। तो हमने 3000 दुकानें अपनी मस्मार की थी, क्योंकि 2018 में CP9 के अंदर चीफ जस्टिस साहब को ऑर्डर है कि किसी पार्क पे, नाले पे, फुटपाथ पे और एमिनिटी प्लॉट पे, ग्राउंड पे किसी किस्म की भी कमर्शियल, ये 2018 के ऑर्डर्स हैं, ये कब चल रहे थे, ये असल में था कोर्ट के स्टे पे। 2020 पे जो है इसका मुआहिदा 25 कंप्लीट हो चुका था। जब हम इसको लेने गए, हम एक टीम गई हमारी, इसको अब चार्ज लेने गए, तो वहां पर कोई वकील साहब ने हमारे को स्टे ऑर्डर हाथ में दिया और हमें कहा कि ये अभी इस पे स्टे हो गया है। तो 2020 में ही ये वेकेंट हो गया था, 25 के पूरे हो चुके थे, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर्स किए हैं तो वो तमाम स्टे वगैरह जो है वो वेकेंट, हमने ये कार्रवाई शुरू की हुई है वहां पे। बिल्कुल सेम इसी तरीके से केडी ऑफिसर भी, उसके ऊपर भी यही कार्रवाई सेम, ये वो भी इसी तरह का एक एमिनिटी प्लॉट है। ठीक, अच्छा, ये नस्ला टावर के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात है, ये भी आपके अंडर आते हैं कि अगर इसको गिराने के मामलात होंगे और अभी तक कि इसको गिराया जाए, आप तक ये कोई अहकामात पहुंचाए गए हैं? क्योंकि आप इसको हेड करते हैं इंसदाद तजावुज़ात को, तो क्या इसको भी गिराने के लिए कोई काम कर रहे हैं या अभी फ़िलहाल ऐसी कोई चीज़ नहीं है? देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो मुझे डायरेक्ट हिदायत और कुछ चीजें ऐसी हैं जो कमिश्नर कराची साहब को हिदायत की गई है। जो नस्ल टावर है उसके लिए कमिश्नर कराची को डायरेक्ट हिदायत की गई है कि भाई आप इसको जो है मस्मार करेंगे, तो वो प्लान बना उसके लिए बाकायदा एक नोटिफाई होता है, जिस तरह हमने यहाँ पर भी काम कर रहे थे, एक नोटिफाई होता है कि कौन कौन लोग इसमें काम करेंगे। फिर हमें यानी कि लैंड एंड इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट कराची मेट्रोपोल कॉर्पोरेशन को कोऑर्डिनेट के लिए बुलाएंगे, हम सिंध गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं, तो इंशाल्लाह वो कोऑर्डिनेट करेंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया बशीर सिद्दीकी साहब। आप तक तो जो मामलात होंगे, आप बता रहे हैं कि जो बाकी चीज़ें हैं, जो दुकानें हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर वो गिरा दी गई हैं। फयाज इलियास साहब हमारे साथ बात कर रहे थे। अब अब्दुल करीम साहब फॉर्मर चेयरमैन आबाद, उनसे भी बात कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट तो अहकामात देगी तो ये गिराने के लिए हुकूमत या इंतज़ामिया वो मजबूर होगी, वो गिरा देगी अब्दुल करीम साहब, लेकिन मसला जो मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में जो बात की कि ये एक इस वक्त जो इंसानी मसला बन चुका है कि लोगों का इस पर बहुत ज़्यादा पैसा है, ज़िंदगी भर की जमा पूंजी है। तो अब्दुल करीम साहब, अब ये क्या हल हो सकता है कि इस तरह के जो टावर, ये इस तरह की जो बिल्डिंग्स हों, सुप्रीम कोर्ट गिराने के लिए कहे, लेकिन लोगों के तो यहाँ बड़ा मसला क्रिएट हो, रास्ता क्या निकल सकता है? अस्सलाम वालेकुम, मुझे उम्मीद है आपको आवाज़ आ रही होगी। जी अच्छा सर, बात ये है कि मुझे अगर 2-3 मिनट दे तो मैं आपको तफसीलन बहुत सारी कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुझे आपको जिक्र करनी पड़ेगी, जिसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। नंबर 1 ये कि जब बिल्डर कोई जमीन लेता है तो उसकी अलॉटमेंट या उसकी जो शनाख्त होती है या उसकी जो लीज होती है, वो या तो डिपार्टमेंट के थ्रू मिलती है, चाहे वो KMC हो, DMC हो या KDA हो, ये हमें वहां से लेनी पड़ती है। अगर वो सोसाइटी का प्लॉट है तो सोसाइटी को भी हम पेमेंट करते हैं, उसकी लीज के पैसे देते हैं और उसके बाद हम अलॉटमेंट लेते हैं। हम अगर कोई साफ सुथरी जमीन, एज ए बिल्डर अब मैं बात करूंगा, एज ए साफ सुथरी जमीन अगर हम कोई चीज खरीदने जाते हैं और उसकी शनाख्त आपके सारे डिपार्टमेंट्स कर देते हैं, सोसाइटी कर देती है जो कि जिसकी जमीन है, अगर वो शनाख्त कर देती है कि ये प्लॉट क्लियर है, तो उसके बाद बिल्डर की जिम्मेदारी होती नहीं है और होनी भी नहीं चाहिए, ये कानूनी मसला है। ठीक हो गया। उसके बाद
हम जाते हैं, इसकी फॉरवर्डिंग कराते हैं, सोसाइटी से फॉरवर्डिंग करा के और एसबीसीए में नक्शे पास कराते हैं। एक साफ सुथरा बिल्डर जो साफ सुथरा काम करना चाहता है, वो साफ सुथरी जमीन लेने के बाद, जो कि हमारा रॉ मटेरियल है, तो लेने के बाद अगर वो जाता है और जाके एसबीसीए में फॉरवर्डिंग के साथ सारे नक्शे पास करवाता है, उसके जो ऑफिशियल फीसेज होती है वो सारी देता है। बिजली, गैस, पानी, सिवेज की सारी एनओसीयां लेता है। 18 एनओसीयां इस शहर के अंदर। उसके बाद अगर सोसाइटी की एनओसी है तो वो 19वीं एनओसी हो गई। उन सारों के बावजूद भी अगर वो सुप्रीम कोर्ट कह दे कि ये नाजायज है, तो ये सरासर हमारे साथ एज ए बिल्डर गलत है। हम कोशिश करते हैं कि कारोबार को कारोबार की तरह किया जाए। हम वो बिल्डर नहीं है, या वो नस्ला टावर वो बिल्डर नहीं है जो चाइना कटिंग की जमीन पे या फुटपाथों की जमीन पे काम करते हैं या पार्क्स की जमीन पे काम करते हैं। हमारी सिर्फ एक इल्तिजा है कि जब हम साफ सुथरा काम कर रहे हैं, एक बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग रोड पे बन रही है, कोई फैक्ट्री नहीं है, 4 दीवारी के अंदर बैठ के कोई प्रोडक्शन हो गई और वो उसके निकल गया। हम रोड पे बिल्डिंग बना रहे हैं, पिछले 5 साल से बिल्डिंग बन रही थी, वो बिल्डिंग कोई देखने वाला नहीं था, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जब हम लीजे दे रहे थे, जब हम इसके सारे नक्शे अप्रूव करा रहे थे, जब पैसे दे रहे थे, हमारे पैसे भी तो, हम पाकिस्तानी है ना, तो अल्लाह ना करे कोई इंडियन या अफगानी तो नहीं है कि बाहर से आए हुए और हमारे पैसे को हराम किए। हम सारे पैसे देने के बाद भी अगर हमारे पैसों को कोई मद्देनजर नहीं रखता, तो हम वो इंडस्ट्री है जो 72 अलाइड इंडस्ट्री को साथ चलाता है, साथ साथ हम टैक्स पेयर हैं। आप हमारे साथ वो हाल कर रहे जो कोई भी मुल्क नहीं करता अपने उन शहरियों के साथ जो टैक्स पे करता है। हम लोगों को मजदूरी देते हैं, हम लोगों की फैक्ट्रियां चलाते हैं, हम लोगों के साथ माल लेते हैं, और उसके बाद हमारे साथ ये हाल होता है, तो हम किधर जाएंगे? सही। अच्छा, बिल्कुल ये आपने बात सही की। जो 18 से 19 एनओसी वाली तो बड़ी अहम बात आपने की है सर। ये पूरे एक प्रोसेस के साथ अब्दुल करीम साहब होकर निकलता है। तो फयाज इलियास साहब कि ये बिल्डिंग जो है, ये तो कोई जादू तो है नहीं कि रातों रात खड़ी हो गई है। यहाँ नक्शे अप्रूव से लेकर तो इसकी आखिरी स्टोरी बनने तक, इसकी फिनिशिंग तक एक तवील वक्त होता है और तवील मामला चला रहा है। ये उस वक्त सारी चीज़ें रुकी रहीं। किसी जो कराची में मौजूद जितने भी डिपार्टमेंट हैं जिनसे एनओसी आया है, वो किसी ने कोई इतराज़ नहीं हुआ, किसी तरह से कोई मामलात नहीं हुआ। और आज आबाद को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये करना पड़ रहा है कि हमें दीवार के साथ लगाया जा रहा है, मुश्किल हो रही है। तो ये इस किस्म के मामलात कराची में क्यों हो रहे हैं कि जिसके लिए एक बिजनेसमैन के लिए भी बिजनेस करना मुश्किल हो जाए? देखिए मुदस्सर, इसमें कराची में अगर कोई भी कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट किया जाता है तो उसके लिए तमाम वेरिफिकेशन और एक नोटिफिकेशन का एक प्रोसीजर है जो उनकी पब्लिकेशंस की जाती है। जिस तरह से अगर नस्ला टावर की भी अगर हम बात करें, तो इस प्रोजेक्ट को भी जो लैंड है वो बिल्डर ने कोई अलॉटमेंट नहीं कराई गवर्नमेंट से या किसी भी और इदारे से। ये जो है 1950 में जो है, ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से जो है सिंधी मुस्लिम कोऑपरेटिव सोसाइटी को ये जमीन अलॉट की गई थी। और उस अलॉटमेंट के बाद वो पूरी सोसाइटी पे उन्होंने अपना प्लान किया और इस तरह से उन्होंने उस वक्त के जो रिहायशी थे उनको प्लॉट्स जो थे उनको जो है ये जमीनें दी गई। और लेटर स्टेज पे जब ये इसमें जो जिन साहब को ये जमीन अलॉट की गई, उस अलॉटमेंट के बाद जो है उनको फर्दर जब रोड अलॉटमेंट हुई शारा फैसल की, तो इन एडिशन जो है जो 264 गज जमीन और दी गई। इस तरह से ये जमीन इसका जो टोटल प्लॉट का जो रकबा बना वो 1044 गज बना, जो कि बाकायदा जो है सोसाइटी की तरफ से अलॉटमेंट है और इसके अलावा उसकी लीज वगैरह भी उनको दी गई। अगर मामला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर में कि ये जमीन की अलॉटमेंट का जो तरीकेकार वो इसका जो है वो तरीका प्रॉपर नहीं है, तो उसके लिए तो जो है सिंधी मुस्लिम सोसाइटी है उनसे पूछा जाए किस कानून के तहत जो है इन्होंने ये जमीन उस वक्त के जो रिहायशी थे उनको ये दी गई। बिल्डर का जहां तक मामला है, तो बिल्डर ने तो ये जमीन 2005 में जो है ओपन मार्केट से परचेज की है, और जिस वक्त ये पूरा इंटैक्ट एक पीस ऑफ लैंड था जो इन्होंने परचेज किया, और एज पर रूल्स एंड लॉ बाय लॉ के मुताबिक इन्होंने इसको रिहायशी से कमर्शियल कन्वर्ट किया, जो कि शारा फैसल जो है कमर्शियल डिक्लेयर रोड है उसके मुताबिक। और उसके बाद तमाम इदारों जो कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है या आपका इसके अलावा सोसाइटी है, खुद उन्होंने इसको एंडोर्स किया और उसकी वेरिफिकेशन इनको दी गई। इसके अलावा इसके सिंधी कराची बिल्डिंग कंट्रोल से बाकायदा इसकी अप्रूवल लेने के बाद इसकी कंस्ट्रक्शन का आगाज किया। देखिए, कोई भी बिल्डिंग बनती है तो वो 1 महीने या 4-6 महीने में नहीं बनती, उसको बनते बनते कम से कम 3 साल का टाइम दरकार होता है। और उसी तरह से बिल्डर ने जब अप्रूवल ली और इस बिल्डिंग को तो 3 साल में मुकम्मल करने के बाद 2015 में इसकी जो है लोगों को पोजीशन दिया,
और आज पिछले 5 साल से लोग यहाँ रिहाइश पजीर हैं। कैसे ये मुमकिन है कि एकाएक जो है एक ऑर्डर आता है, एक जल्दबाजी में ये ऑर्डर दे दिया जाता है कि इस बिल्डिंग को जो है डिमोलिश किया जाए, यहाँ पे जो लोग रहने रिहायशी हैं इनको घर बदर दर बदर करके रोड पे लेके आया जाए। हम समझते हैं कि ये जल्दबाजी के फैसले हैं। मोहतरम जनाब चीफ जस्टिस साहब जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, इनको इन फैसलों को या जल्दबाजी में दिए हुए फैसलों को नजरसानी करना चाहिए। और वो जो ओपोनेंट पार्टी है, जो यहाँ के जो रिहायशी हैं उनके वकील हैं या जो बिल्डर के वकील हैं, उनको भी सुनना बहुत जरूरी है। सही, बिल्कुल। और जो हकाइक हैं वो बाकायदा वो सामने आए और हकाइक को मद्देनजर रखते हुए जो है फैसले किया जाए, ना कि जल्दबाजी में आज ये बिल्डिंग है, कल कराची शहर की आप और 10 बील्डिंग को आप कहेंगे कि हम डिमोलिश कर दिया है बगैर प्रॉपर सुने हुए। तो ये तो देखें, शहर में ऑलरेडी रहाइश के मसले बहुत ज्यादा हैं। और फयाज साहब, ये जो मामला है इस पर हम मजीद भी बात करते हैं टेक्निकली, जो आपने बहुत सारी बात बताई है, लेकिन वहाँ जो रिहायशी लोग हैं ना, उनकी इस वक्त कैफियत क्या है वो हम बात करेंगे। वहाँ के रिहायशी अली हमारे साथ मौजूद हैं। अली साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये ऑर्डर आ गया, नस्ला टावर जहाँ पर आप रहते हैं उसको गिरा दिया जाए, क्या कैफियत इस वक्त आपकी फैमिली की, जो इर्द गिर्द आपके लोग इस टावर में रहते हैं, पूरी कम्युनिटी की, क्या इस वक्त सोच रहे हैं आप लोग? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं कि मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ने हमारी बिल्डिंग गिराने का ऑर्डर दे दिया है। सारी फैमिलियां अफरा तफरी के अंदर मौजूद हैं, सब रो रहे हैं, सब ये हालत घर हुई है और हम बस यही कोशिशों में लगे हुए हैं कि अल्लाह पाक करे कि हमारी बिल्डिंग को न तोड़ा जाए, क्योंकि यहाँ पे वो भी मकीन है जिन्होंने अपनी नौकरियों से अपने जेवर बेच के कर्जे लेके घर लिए हैं। और हमें ये बताया जाए कि जब एक चीज लीगल फॉर्मेट पे हमें बेची गई और जब एक चीज लीगल, हर चीज लीगल फॉर्मेट पे हमें दिखाई गई, तो वो सब चीजें हमने देखने के बाद हमने अपने घरों के पैसे दिए हैं। अब जाके चीफ जस्टिस साहब ने ऑर्डर पास कर दिया है कि 4 साल के ये बिल्डिंग नाजायज है। तो हमें ये बताया जाए कि हम किसके आसरे पे जाएं, हमें किससे हमें दाद रसी मिलेगी। हमने तो कोई जुल्म नहीं किया है, हमने तो कोई चोरी नहीं की है, हमने तो बाकायदा अपना घर लिया है। हमने कोई किसी से कोई चोरी नहीं की, ना किसी के पैसा डाला है। हमने अपना घर लिया है, जबकि हर चीज डॉक्यूमेंटेशन वाइज हमारी मौजूद थी हमारे पास। इसके अलावा हमने अपने पल्ले से लॉयर्स हायर किए, उन काबिल जुबैरी साहब को हमने अपने हायर किया, हर चीज की, उनकी सुनी ही नहीं गई। तो ऐसा इंसाफ, तो इसके ऊपर रिव्यू हमारे लिए प्लीज, ये हमारी इल्तिजा है कि आज हम हैं, कल पूरी पाकिस्तान, कराची की आवाम होगी। हमारे साथ ये सुलूक किया जा रहा है कि जैसे हम कोई दूसरे मुल्क के बाशिंदे हैं, क्योंकि हर जगह को रेगुलराइज, तो हमें क्यों नहीं इसका चांस दिया जा रहा था कि इसमें रेगुलराइज का चांस ही नहीं बनता है। जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किए हैं आप रिहायशियों के लिए, वो तो ये है कि जनाब तमाम अलॉटीज को 3 साल के अंदर जो हैं वो पैसे दिए जाएं। तो ये फैसला अलॉटीज के लिए, रिहायशियों के लिए काबिल कबूल नहीं है? ये बेहतर नहीं है फैसला? सर, रिहायशियों के लिए नहीं, पैसा दिया जाए तो पैसा कैसे दिया जाए और कहाँ से दिया जाए? हमारे पास कोई थोड़ी घर है। आज उस टाइम के जो हमने घर लिए थे उस मुनासिबत से और आज की मुनासिबत से हमारी वैल्यू क्या रही? हमारा हुकूमत पाकिस्तान का फर्ज बनता है कि वो हमारे को घर दे, तो उसका फर्ज बनता है, रियासत का फर्ज है ये। तो अब जब रियासत का एक फर्ज बनता है, इसके अलावा हमने एक बाशिंदा पाकिस्तान की एक कौम होने के नाते हमने अपने घर की सहूलियात को खुद मुयसर किया है। इसके बाद ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का फर्ज बनता है कि हमारी उस जगहों को बचाया जाए। अगर इसमें कोई भी मामला किए जाएंगे तो मैं बड़ी बात नहीं करता हूँ, यहाँ पे कब्रिस्तान बन जाएंगे। नहीं, ये अली साहब, इस तरह का सूरत हाल ना हो इस तरह की सूरत हाल यकीनी तौर पर आपके लिए बहुत मुश्किल है। जो यहाँ पर रिहायशी हैं उनकी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी है। तो ये अब सूरत हाल जिस तरह से रिक्वेस्ट कर रहे हैं चेयरमैन आबाद भी, जिस तरह से आप खुद रिक्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ के रिहायशी, और जिस तरह फॉर्मर चेयरमैन भी हमारे साथ प्रोग्राम में वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नज़र-ए-सानी के मामलात किए जाएँ। अली साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपके लिए नेक तमन्नाएं हैं जो आप वहाँ पर रिहायशी मौजूद हैं। लेकिन मैं एक चीज़ अब्दुल करीम साहब आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो आबाद का तरीक़ाकार है, जो तक मैं थोड़ा सा फयाज इलियास साहब से भी हमारे प्रोग्राम में आते हैं, मुख्तलिफ और जो फॉर्मर चेयरमैन से गुफ्तगू होती है, एक बड़ा मैकेनिज़्म है आपका कि आप के जितने भी बिल्डर्स हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, चीज़ें बना रहे हैं, वो पूरी एक मैकेनिज़्म के तहत है। इवन सरकार को शायद सबसे ज़्यादा टैक्स और
खुफिया चीज़ें देनी पड़ती हैं आपको अपने अप्रूव करवाने में, जो बिल्कुल ठीक चीज़ें हैं उसके बावजूद भी। लेकिन उसके बावजूद ये इस तरह का मामला हो जाना, क्या ये पहले ही है या इस तरह से पहले भी आपके साथ ये सूरत हाल हुई है? और अगर ये हुआ है तो अब करीम साहब क्या होना चाहिए कि आपके लिए मुश्किलात, आपकी एसोसिएशन के लिए, लोगों के लिए मुश्किलात हुई तो ये हल निकाला जाए? अच्छा मुदस्सिर साहब, एक तो मैं आपको ये बात बहुत क्लियर और वाज़ेह कर दूं कि आबाद का जो मेंबर है, अगर तो कोई गलत काम कर रहा है तो आबाद उसके साथ नहीं खड़ा होता। उसकी मेन वजह यह है कि उसको उस प्लॉट के लिए या उस स्पेशली उस जगह के लिए मेंबरशिप दी नहीं जाती, नंबर 1। और इसका बहुत सिवियर स्क्रूटनाइजेशन है, जो कि आबाद मेंबरशिप की एक पूरी कमेटी है जो 7 लोगों के ऊपर है, और वो इसको जस्टिफाई करती है कि वो लैंड क्लियर है कि नहीं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि ये इतने बड़े सिस्टम के बाद भी अगर आप ये वाजे करना छोड़ दें कि जो सरकारी इदारे हैं जिन्होंने नक्शे पास किए, जो सोसाइटी वाले हैं जिन्होंने नक्शे पास किए, अगर आप उनको नहीं पकड़ेंगे और इसके अलावा जो आपका टैक्स देने वाला है या जो आपकी प्रॉपर्टियां खरीदने वाला है, जो आपका इन्वेस्टर है, जो आपके शहर में, आपके मुल्क में पैसों का इनफ्लो क्रिएट करता है, और ये सारी सरकारी मुलाजमत को जो तनख्वाहें बढ़ती हैं, जो अय्याशियां ये करते हैं, वो इन्हीं टैक्स के पैसों पे करते हैं। अगर आप अपने ही कारोबारी लोगों को मार देंगे, ये कोई फलस्तीन नहीं है, ये अफगानिस्तान नहीं है, ये इराक नहीं है कि आप आए और आके उड़ाना शुरू कर दें। ये जल्लाद वाला काम नहीं हो सकता, इस बात को समझना जरूरी है। नंबर 2, मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज समझानी है जो शायद बहुत सारे लोग नहीं समझ पा रहे। ये बड़ा अहम पॉइंट आपने बताया कि ये इस तरह से वो नहीं हो सकता, लेकिन जो अब होने खुदा न खास्ता होता है तो उस पर अब क्या होगा। और जो आबाद ने पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैं फयाज इलियास साहब से वो भी जानूंगा जिस किस्म के मुतालिबात और बातें की गई हैं। ब्रेक के बाद ये बात होगी, उनसे हमारे साथ ही रहेगा। यहाँ पर हमें एक ब्रेक लेना है जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर कराची में इस वक्त तजावुज़ात के हवाले से मजीद भी बात करेंगे। मेहमान हमारे साथ हैं, आप भी हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। और अब हम कुछ बात कर रहे हैं कि ये एक तरफ तो नस्ला टावर का मामला है, तो क्योंकि पाकिस्तान में हमने ये देखा कि 1 साल से जो इंसेंटिव आया था रियल स्टेट के अंदर और बिल्डर्स के लिए, उसमें बड़ी तेज़ी के साथ पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ और उससे जुड़ी हुई 40 से लेकर 70 तक इंडस्ट्रीज़ भी बड़ी तेज़ी के साथ चली। और पाकिस्तान में एक बाकायदा तौर पर जो हलचल नज़र आ रही थी कोविड की सूरत हाल होने के बावजूद भी, उसमें अब जब आबाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये बात की है कि पाकिस्तान भर में तामीराती काम बंद करने का फैसला कर लिया गया है। आबाद मेंबरान मंजूरी के लिए कोई नक्शा भी जमा नहीं कराएंगे, सड़कों पर आने का फैसला हुआ है। फयाज इलियास साहब, ये तो जो एक इकॉनमी का पहिया बड़ा अच्छा चल रहा था रियल स्टेट सेक्टर के अंदर, आप लोगों के ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर चीज़ों में आने से, तो अब आप ये इंतहाई कदम की जानिब क्यों जा रहे हैं सर? ये एक मामला तो ठीक है नस्ला टावर के चल रहा है, लेकिन ये सूरत हाल तो पूरी इकॉनमी को एकदम रोकने वाली बात हो जाएगी आबाद के इस इकदाम से। देखें, जैसे पिछले साल जो है फेडरल गवर्नमेंट ने जो पैकेज दिया, स्पेशल पैकेज फॉर कंस्ट्रक्शन, तो आपने देखा होगा पिछले साल के बेशक हम कोविड के एक बड़े पैंडेमिक से हम गुजर रहे थे, लेकिन बावजूद इसके जब फेडरल गवर्नमेंट ने इतना इनकरेज किया इस कंस्ट्रक्शन सेक्टर को, तो आबाद ने भी अपना भरपूर जो है वो रिस्पॉन्स दिया, चाहे वो सूबाई लेवल पे हो, चाहे वो हमारे फेडरल लेवल पे हो। और पूरे मुल्क में जो है आप देख रहे हैं कि इस वक्त कंस्ट्रक्शन जो है अपने बेतहाशा उरूज पे है। उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जैसे सरिया, सीमेंट और इसके अलावा जो दूसरी मुंसलिक 72 से ज़ायद इंडस्ट्री है वो पूरे तरीके से जो है इस वक्त काम कर रही है, लोगों को जॉब्स मिल रही हैं, वहाँ पे लोगों का एक इकोनॉमिकल साइकिल जो है आपका बड़ा इसमें जो है एक रोल जो है हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है इसमें अपना अदा कर रही है। लेकिन दूसरी जानिब हम देखते हैं कि जैसे फेडरल गवर्नमेंट जो है, अगर वहाँ पे इस वक्त पंजाब में या केपी में कुछ ऐसी स्कीम थी जो इरेगुलर स्कीम थी, जहाँ पे जो है रेगुलराइज करने के लिए लेजिस्लेशन की जा रही है, लेकिन बरक्स उसके हम देखते हैं सिंध में या कराची में कुछ ऑर्डर्स आते हैं या हमें नहीं समझ आ रहा कि क्या सोच है जिसके पीछे कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को उस तरह से पजीराई नहीं मिल रही और ना ही हमें जो है उस तरह से सपोर्ट किया जा रहा है। जिसकी एक मिसाल तो ये है कि आप देखते हैं कि जो इस वक्त जो इस नस्ला टावर की जो एक डिमोलिशन के जो ऑर्डर हुए, उस ऑर्डर में भी यही चीज है कि भाई ये इस टावर को डिमोलिश, देखें ये लोगों के अंदर एक बहुत ज्यादा इस किस्म के इकदाम से खौफ पैदा हो रहा है
और लोगों का कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है उन बिल्डर्स पे और डेवलपर्स पे, जहां लोग अपने लिए रहाइश जो है वो इख्तियार करते हैं, परचेज की, लैंड में इन्वेस्टमेंट्स की जाती है और बिल्डर जो है तमाम अपने भरपूर सलाहियतों के साथ काम कर रहे होते हैं। तो ये वो इकदाम हैं जो इस पूरी इंडस्ट्री को हम समझते हैं कि नुकसान पहुंचाने के जो है ये के ऑर्डर है। और जैसे कि आबाद की अपनी एक प्रोसीजर है, आबाद के मेंबरान पूरे पाकिस्तान में जो है वो काम कर रहे हैं। कराची में एक इनकी नुमाइंदगी सबसे ज्यादा है जो कि यहाँ पे काम किया जा रहा है, लेकिन पिछले 3 साल से हम जो है कराची में अप्रूवल के प्रोसीजर हो या जो इस किस्म की मुश्किलात से दो चार हैं, और उसी के ऊपर इस किस्म के अगर ऑर्डर आएंगे तो हम समझते हैं कि हमें कोई इंतहाई इकदाम जो है उस तक जाना पड़ेगा और हमें शट डाउन जो है, अगर शट डाउन प्रोटेस्ट भी हमें जाना पड़ेगा तो हमें इस कॉल भी देनी पड़ेगी हम ये कंस्ट्रक्शन की जो है जो जितनी भी डेवलपमेंट हो रही है इसको बंद कर दें। जबकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब इस चीज को इनकरेज करते हैं और वो कहते हैं कि हाई राइज बिल्डिंग जो है वो तामीर की जाए कराची समेत पूरे पाकिस्तान में, लेकिन दूसरी तरफ हमारे जो अदालती इदारे हैं वो कह रहे हैं कि ये हाई राइज बिल्डिंग जो है इनको तोड़ दिया जाए। तो ये एक दोहरा निजाम हमें नजर आ रहा है कि कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ। इस किस्म के ऑर्डर के तहत लोगों को जो है जिनके सरमायाकारी जो की जा रही है उस सरमायाकारी को भी रोकने के जो है रुकने के भी जो है वो हमें जो है आसार नजर आ रहे हैं और ये सारी इंडस्ट्री के लिए नुकसान का बाइस बनेगी। तो हम दोबारा आपके तवज्जो से अपील करते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मोहतरम, आप हमारे इस किस्म के अपने ऑर्डर देने से पहले चीजों को नजरसानी किया जाए, लोगों को सुना जाए, जो रिहायशी जो लोग जिन बिल्डिंग्स में रहते हैं उनको सुना जाए और इस किस्म के जो फैसले करने से पहले जो है कोई सोचा जाए कि ये कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं हर इंडिविजुअल को और बिल्डर्स को और उस इंडस्ट्री को। सही, बहुत शुक्रिया फयाज इलियास साहब, आपने वक्त दिया, आपको जाना भी है। मैं लेकिन करीम साहब हमारे साथ मौजूद है, कुछ चीज़ें मैं उनसे भी जानना चाहूँगा, वो कुछ अपनी बात भी मुकम्मल करेंगे जो बात कर रहे थे, लेकिन मेरा सवाल भी करीम साहब वो ले लीजिएगा। अब इस मैं जो देख रहा था जो तहरीरी हुक्मनामा आया नस्ला टावर को हम एक मिसाल के तौर पर क्योंकि गुफ्तगू कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि जो इसमें 780 जो है उससे 1044 मुरब्बा गज़ का गैर कानूनी इजाफा किया गया। अब ये अगर इस किस्म के गैर कानूनी इजाफे हैं, फिर उन्होंने कहा गया जी कि असल लीज से आगे बढ़कर गैर कानूनी तामीरात का मामला है, अगर ऐसी कुछ चीज़ें होंगी तो फिर तो अदालतें भी सर मजबूर होंगी कि वो फैसला करें। आपके भी बहुत से प्रोजेक्ट हैं, फयाज साहब मौजूद थे, उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, किसी पे कभी किसी किस्म का कोई वो कदगन नहीं आई है, ना कोई ऑर्डर आया है। अगर इस किस्म के मामला होंगे तो फिर अदालतें आम समझते कि वो मजबूर होंगी कि फैसला तो करेंगी। देखिए मुझे साहब, मैं आपको यही बात जिक्र करना चाह रहा था कि पहली चीज कि सोसाइटी ने अगर तजावुजात की है तो सोसाइटी ने की है या केएमसी डीएमसी के डिपार्टमेंट से उन्होंने की है। अगर तजावुजात वो लोग करते हैं तो उसमें बिल्डर का क्या कसूर है? सोसाइटी उसके पैसे लेती है, उस जमीन के हिस्से के पैसे लेती है और वो बहुत बड़ी अमाउंट से 2-5 हज़ार 10 हज़ार नहीं, करोड़ों रुपए की उनकी जमीन की पैसे जाते हैं, उसके बाद उनकी फीसें जाती हैं। जब हम वो फीसें भर के देते हैं हमारे ऊपर वो इल्जाम नहीं रहता क्योंकि तजावुजात बिल्डर नहीं कर रहा। मैं आपको एक बहुत सिंपल मैथ समझाना चाह रहा था जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से इन्होंने दिया गया है। वो ये है कि 3 महीने के अंदर अंदर बिल्डर ने सारे पैसे वापस कर देने। अब पैसे किस सूरत में वापस करेगा? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर इंस्टेंस, ये जिन रिहायशियों ने बिल्डर से फ्लैट लिया वो 1 करोड़ रुपए का मिसाल के तौर पर फ्लैट लिया जी, ठीक है। एक फ्लैट के ऊपर या एक यूनिट के ऊपर बिल्डर को मैक्सिमम बचेगा तो 25 लाख 30 लाख रुपए बचेगा, इससे ज्यादा तो नहीं बचेगा। ये कोई ड्रग्स का काम तो है नहीं आसमान से। 25-30 लाख रुपए के नफे के ऊपर कंस्ट्रक्शन हुई, जमीन के पैसे लगाए बिल्डर ने और उसके ऊपर 25-30 लाख रुपए 5 साल के अंदर उसने कमाए। आज फ्लैट की प्राइस है गालिबन 4 से 5 करोड़ रुपए। तो बिल्डर किस तरीके से वो 4 से 5 करोड़ रुपए दे पाएगा? करोड़ रुपए भी नहीं दे पाएगा। वो कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, वो पैसे दे चुका है। मैं आपको एक और सूरत बताऊं, मैं यूके पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल का वाइस प्रेसिडेंट हूँ कराची चैप्टर का, मैं उसको हेड कर रहा हूँ। अमेरिकन पाकिस्तान बिजनेस डेवलपमेंट फोरम का मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ कराची पाकिस्तान में। हम प्राइम मिनिस्टर के मोटिव को, प्राइम मिनिस्टर के मिशन को बाहर ले जाके इंट्रोड्यूस कराते हैं, लोगों से पैसे लेकर आते हैं, वहां से फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेकर आते हैं। हम पाकिस्तान को प्रमोट करते हैं, हम फॉरेन एक्सचेंज लेकर आते हैं, हम प्राइम मिनिस्टर के साथ खड़े हुए। आज प्राइम मिनिस्टर के साथ जब हम खड़े हैं तो हमारे साथ अगर इस तरह के नाजायज हिसाब किताब होंगे तो हम किस जगह पे जाएंगे? हम लोगों को कॉन्फिडेंस इंटरनेशनली जाके बिल्डअप करते हैं।
जैसे फैयाज साहब ने कहा कि कोविड के दौरान भी हमने कोशिश की कि हम अपने मुलाजिमों को ना निकालें। क्यों? इससे गलत इंप्रेशन जाएगा पाकिस्तान के बारे में। और यही आपने देखा कि पाकिस्तान के बारे में ये कहा गया कि पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क था जिसने अपने कोरोना या कोविड की सिचुएशन में अपनी जीडीपी को बढ़ाया है। हमने एज ए नेशन हमने इसको आगे बढ़ाने की कोशिश की। हमने जो है वो इंटरनेशनल जाके बिल्कुल सही। अच्छा करीम साहब, इस पे बड़ा अहम मामला जो आपने बात की है कि ये जिन लोगों का सारी इन्वॉल्वमेंट है वो उनको शायद पकड़ा जाना ज़रूरी था, और सबसे पहले उसी वक्त जब ये मामला हो रहा था। अब जो बिल्डर है जिसने पैसे लीगली दे दिए, बिल्डर है जिसने सब चीज़ें कर ली, और उन लोगों ने जिन्होंने ख़रीद लिए अपनी जमा पूंजी से, अब उनके खिलाफ ये फैसला है, तो नजर सानी के लिए कहा जा रहा है। अब देखना ही है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या अहकाम देती। बहुत शुक्रिया, बोर्ड चेयरमैन हमारे साथ आबाद मौजूद थे, और अब देखना है कि नस्र टावर के हवाले से क्या फैसला और किस तरह से इन अहकामात पर अमल दरामद होता है सिंध गवर्नमेंट की जानिब से। आगे बढ़ेंगे, और कराची के ही इस वक्त तजावुज़ात के बाद एक और मामला है, और वो है इस वक्त नालों की सफाई का, क्योंकि बरसात आने वाली है। तजावुज़ात के मामला जो गिरे थे वो वैसे के वैसे हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं। अमजद कायम खानी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। अमजद, क्या सूरत हाल है इस वक्त कराची में इन नालों की सफाई से मुतल्लिक और तजावुज़ात की जो सूरत हाल है? अजी बिल्कुल मुदस्सर, ये जो बरसाती नालों की सफाई के हवाले से जो इंतज़ामात हैं वो करने थे डीएमसी ने, केएमसी ने और जो दीगर मुताल्लिक़, लेकिन साल भर गुजर गया। गुज़िश्ता मानसून में जो कराची की सूरत हाल थी तकरीबन तमाम की तमाम वैसी ही सूरत हाल अब तक है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सखी हसन कब्रिस्तान के बिल्कुल कॉर्नर पे। जो ये सड़क जा रही है ये गौसिया चौक का मकाम है, जो कलंदरिया और अंडा मोड़ के दरमियान ज़िला वस्ती का ये इलाका है। ये जो नाला मेरे अक में आप देख भी रहे होंगे, इसको हाथ तक नहीं लगाया गया, मुकम्मल तौर पर कचरे से हटा हुआ है। कचरे के ढेर जा बजा जो है वो अब तक यहाँ पर मौजूद हैं। जब बरसात आएगी तब ये पानी जो है वो यहाँ से निकासी इसकी मुमकिन नहीं है। सूरत हाल वही रहेगी। 4-4 फीट यहाँ पानी होगा। जो कब्रिस्तान है सखी हसन का मरकज़ी कब्रिस्तान, वो भी जो गुज़िश्ता साल है इसी तरह डूब गया था, और इस साल भी उम्मीद यही की जा रही है कि ये सफाई अब तक मुमकिन नहीं हो सकी है। मानसून सर पर है। जो मुतालिका इदारे हैं, डीएमसी है, केएमसी है और जो दीगर इदारे सफाई के ज़िम्मेदार हैं, उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं की। सुप्रीम कोर्ट में ये अपनी रिपोर्ट्स जमा करा देते हैं कि सब अच्छा है, तमाम जो चीज़ें हैं उनको क्लियर करा लिया गया है, लेकिन ऑन ग्राउंड मुदस्सिर सिचुएशन ये है कि जो मैंने आपको दिखाई है, नालों को अब तक हाथ भी नहीं लगाया गया। ये छोटा नाला है, 3 दिन 4 दिन 1 हफ्ते में इसको क्लियर किया जा सकता है। कोई बहुत बड़ा कई किलोमीटर्स पर तवील मबनी ये नाला नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इसको हाथ तक नहीं लगाया गया। डीएमसी की जिम्मेदारी है, डीएमसी का नाला है। केएमसी और डीएमसी अपने जो फ़राइज़ हैं उनकी अंजामदही में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। सूरत हाल वही है। यहाँ छोटे मोटे नाले कोई भी साफ़ नहीं हुए। आप कलंदरिया से चले जाए अब्दुल्ला कॉलेज तक, जो बीच का नाला है वो भी साफ़ नहीं हुआ। अब यहाँ देख रहे हैं 14 का नाला बारिश से पहले 3 दिन से कंटिन्यू उबल रहा है, और ये 5 साल से लोग जो है इसमें मतलब वज़ीर आला साहब भी आए, वज़ीर जाम खान शोरो साहब भी आए, डीसी साहब भी आए, केएमसी का डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट आया, मगर मसला हल नहीं होके दे रहा है। बारिश से पहले ही बारिश हो गई है, पूरा नाला बाहर आ गया है पानी का। और बहुत शुक्रिया, हमें आगाह कर रहे थे इस वक्त अमजद कायम खानी के बरसात आने वाली है, लेकिन कराची के नाले साफ़ नहीं हो पाए हैं। पूरा 1 साल गुजरने के बावजूद भी सूरत हाल वैसी है। जब बारिश आएगी तो फिर पता नहीं कराची वालों का सूरत हाल क्या होगी। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ा अहम मामला है। आपने पिछले दिनों में देखा कि खबर सामने आई कि एक मदरसे के मुफ्ती एक बदफेली का वाक़या था, और उसके बाद बाकायदा तौर पर सोशल मीडिया पर एक तूफ़ान मचा रहा, और बोल न्यूज़ के ही हमारे सीनियर एंकर पर्सन जमील फारूकी ने उस खबर को अपने ट्विटर पर ब्रेक किया, और उसके बाद पुलिस हरकत में आई, और चंद दिन के बाद उस मुफ्ती की गिरफ्तारी अमल में आई। लेकिन उसके बाद एक और वाक़या सामने आया है, और वो इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का है, जहाँ पर एक डिलीवरी बॉय को, बच्चे को बाकायदा तौर पर बेहोश किया गया, और उसके साथ बदफेली का वाक़या हुआ, और वो भी बाकायदा गिरोह की शक्ल में। और उसके बाद यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया भी हरकत में आई, लेकिन वो मामलात इससे पहले भी यहाँ पर इस किस्म के हो चुके हैं, और ये भी कहा गया कि इल्लीगल स्टूडेंट्स भी इस यूनिवर्सिटी में मौजूद थे। तो बच्चा जो लड़का था वो प्रेशर में भी उन्होंने अपना आप जो है वो उस तरह से पेश नहीं किया, रिपोर्ट दर्ज करवाने के हवाले से भी उस तरह आगे नहीं आए। तो हम इस तमाम तर सूरत हाल करेंगे। हमारे साथ सहाफ़ी तजज़ियाकार तौसीफ़ अहमद अब्बासी साहब मौजूद हैं। अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तौसीफ़ साहब, ये पहले भी इस किस्म का वाक़या एक इसी यूनिवर्सिटी में एक ख़ातून जो थी, उन्होंने वहाँ के
जो प्रोफेसर के हवाले से किया, फिर वो भी मामला कहीं दब गया। अब ये जो वाक़या है, इस वाक़े के पीछे पूरा बैकग्राउंड क्या है और यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने अब तक इस पर कुछ किया है? जी थैंक यू वेरी मच भाईजान। ये सब जुमरात की शाम का एक वाक़या है। यहाँ पे इस्लामाबाद में इस्लामी यूनिवर्सिटी का जो न्यू कैंपस है, न्यू कैंपस के हॉस्टल नंबर 1 में, हॉस्टल नंबर एक के जो प्रोवोस्ट हैं, उनके जो डिफेक्टो प्रोवोस्ट हैं, जिन्हें आप डिप्टी प्रोवोस्ट कह सकते हैं या DST जिसे आप कहते हैं, यूसुफ, उनके छोटे भाई, उन लोगों ने कोई हॉस्टल के कुछ 2-1 रूम जो हैं वो ऑक्यूपाई किए हुए इलीगली। अच्छा। उस कमरे में इन्होंने ये जो इंफॉर्मेशन या मिसकम्युनिकेट किया जा रहा है कि कोई जो है काम करने वाला लड़का था, ये लड़का कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, और उस लड़के को वहां पे बुलाया गया और इन लोगों ने वहां पे कोई पार्टी वार्टी की, और उस पार्टी वार्टी में शायद ये नशे में थे या कुछ ऐसी बात हुई, उन्होंने जबरदस्ती की 4 लड़कों ने मिलकर उस कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के साथ, बायो इन्फॉर्मेटिक डिपार्टमेंट का स्टूडेंट है कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का, उसका नाम है इर्तिजा शाह। अच्छा। और फिर जब वो बाहर निकला तो उसकी हालत बिल्कुल गैर थी, उसको ब्लीडिंग हो रही थी, वो रो पिट रहा था, उसने शोर शराबा भी किया। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने जब वो बाहर निकला तो गार्ड्स वगैरह या लोग इकट्ठे हो गए, तो जब ये मामला उनकी नजर में पहुंचा तो उन्होंने इस मामले को दबाने की कोशिश की। ठीक। और फिर ऊपर से जुल्म ये किया कि वो जो बच्चा जिसके साथ इंतहाई ज्यादती हुई, बजाय इसके कि उसको मेडिकल ट्रीटमेंट दी जाती या उसको साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दी जाती, क्योंकि उस टाइम इस ऐसे माहौल में वो बच्चा छोटी उम्र का था, वो नहीं फेस कर पा रहा था इन सबको। उसने यकीनन कहा होगा कि मैं कहीं पुलिस के पास नहीं जाना चाहता या कुछ ऐसी बात, लेकिन इन्होंने कोई उसको मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दी, उसका ख्याल नहीं किया। इवन उसकी वीडियो बनाते रहे, और उसकी वीडियो में वो मना भी कर रहा है बार बार कि मेरी वीडियो क्यों बना रहे हैं आप मेरी वीडियो ना बनाएं। तो वो वीडियो बना के उन्होंने सोशल मीडिया पे भी चढ़ा दी। फिर बच्चे को कहीं बच्चा पिम्स गया और वहां से भगा भी दिया, और फिर पुलिस के पास कोई रिपोर्ट इस टाइम तक दर्ज नहीं करवाई गई, यूनिवर्सिटी की तरफ से किसी किस्म की कोई रिपोर्ट नहीं करवाई गई। इवन यहाँ तक कि अगर बच्चा कंप्लेनेंट जो था, अगर उसकी तरफ से नहीं किया गया तो यूनिवर्सिटी को ये जरूर स्टैंड लेना चाहिए था कि ये बाहर के गैर मुतल्लिका लोग ये यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में कैसे कब क्यों मौजूद थे, अगर मौजूद थे तो इनको इस पे बात करते हैं कि गैर मुतल्लिका लोग इस हॉस्टल में कैसे हैं, यूनिवर्सिटी की इंतजामिया ने ये काम क्यों किया। लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आपके पास मालूमात हैं कि उसके बाद इस लड़के की सूरत हाल क्या है, कि क्या कोई मुकदमात की जानिब वो आना चाह रहे हैं, क्या सूरत हाल है उस जो विक्टिम है उसकी जानिब से? जी मेरी विक्टिम के एक रिलेटिव हैं, उनसे बात हुई। अच्छा। मेरी यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से बात हुई। विक्टिम जो है उसको काफी दबाव डाल दिया गया है यूनिवर्सिटी की तरफ से, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के लिंक्स इस्तेमाल करके उसको कह दिया गया कि आपको यहाँ से भी निकलवा दिया जाएगा। वो डर गया हुआ है, वो बैक स्टेप पे चला गया, वो नहीं चाह रहा कि वो सामने आए। वो इस वजह से किसी भी टेलीविजन चैनल पे या किसी भी ऑनलाइन मोड में वो दस्तयाब नहीं है। यूनिवर्सिटी के हेड से हमारी रेक्टर से बात हुई तो रेक्टर साहब का ये कहना था कि वो गाय टाइप का लड़का था, गे टाइप का लड़का था। तो मेरा उनसे ये सवाल था कि सर अगर वो गे टाइप का भी लड़का था तो क्या यूनिवर्सिटी में इस टाइप की गे पार्टीज अलाउ होती हैं? क्या अगर इस टाइप का कोई सानिया या वाकया आपके इल्म में आया है तो आपने इसके ऊपर यूनिवर्सिटी की मुद्दत में क्यों कोई दरख्वास्त नहीं दी या FIR नहीं करवाई? क्यों उस जो है कल्प्रेट जो थे मेन जो है उनके खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई अमल में नहीं लाई? तो वो इस हवाले से मुतमईन नहीं कर पाए हमें कोई भी जिम्मेदार यूनिवर्सिटी के तर्जमान की तरफ से। इवन इस टाइप के आपने जैसे बात की, इससे पहले इस टाइप के 5, 6, 10 वाकयात ऐसे हो चुके हैं। मैं एक एक करके आपको गिनवा सकता हूँ। इसी यूनिवर्सिटी के वाइस प्रेसिडेंट है नबी बख्श जुमानी, उनकी एक न्यूड वीडियो बिल्कुल एक वीडियो आई थी जी, सोशल मीडिया पे वायरल हो चुकी, सारा जमाना उसको देख चुका। उस वीडियो की फोरेंसिक भी बाद में रिपोर्ट आ चुकी, और आप बिलीव करेंगे कि नबी बख्श जुमानी अपने एक तहरीरी नोट में खुद मान चुके कि ये मेरी वीडियो है, लेकिन ताहाल अभी तक नबी बख्श जुमानी भी अपनी सीट पे मौजूद है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके अलावा एक डॉक्टर आबद शाह थे, वो यहाँ से डेप्यूटेशन पे गए हुए थे बन्नू यूनिवर्सिटी में, KP में, वहाँ पे वाइस चांसलर थे, उनकी वहां पे एक गैर अखलाकी वीडियो हुई, उनको इन्होंने वापस अडॉप्ट कर लिया अपनी यूनिवर्सिटी में। यानी कि इनके ये तो फिर इसका मतलब है कि यूनिवर्सिटी इंतजामिया ऐसे वाकयात पर कुछ करना भी नहीं चाह रही है तौसीफ साहब। तो ये सूरत हाल ये नज़र आ रहा है। बहुत शुक्रिया। अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे। इस किस्म के वाकयात में यूनिवर्सिटी को पहले आगे बढ़कर फौरी तौर पर ऐसे मामलात को टेकअप करना चाहिए, लेकिन यहाँ मट्टी डालो की पॉलिसी चल रही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।